दो आंगन एक छत। राजस्थान की तपती धूप में बसा हुआ था छोटा सा गांव बांगरपुरा। मिट्टी की दीवारें, पक्के आंगन में तुलसी का चौरा और छत पर फड़फड़ाती नीली चादर। यही था वृद्ध दंपति रामनाथ और सावित्री का घर। रामनाथ अब 72 बरस के हो चले थे। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, पर आंखों में अब भी सादगी और अपनापन झलकता था। सावित्री देवी उम्र में थोड़ी कम, पर संघर्षों से थकी हुई। दोनों ने अपने जीवन की सारी कमाई, पसीना और सपने अपने दो बेटों में डाल दिए थे। बड़ा बेटा राकेश शहर में रहता था, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता। उसकी पत्नी रीना आधुनिक सोच वाली, पर थोड़ी कटुवानी की थी। वहीं छोटा बेटा सुरेश गांव में ही खेती बाड़ी संभालता। पत्नी गायत्री सीधी सादी, सेवा भाव से भरी, मगर आर्थिक रूप से हमेशा तंगी में। गांव का आंगन बहुत बड़ा था। सुबह सावित्री देवी तुलसी चौरे पर दिया जलाती। रामनाथ खाट पर बैठकर बच्चों की बातें याद करते। परंतु गांव का यह आंगन अब दो हिस्सों में बंट गया था। राकेश जब गांव आता तो अपनी शहर की आदतें साथ लाता। रीना को मिट्टी, गाय भैंस की गंध और देसी माहौल पसंद नहीं आता था। दूसरी ओर गायत्री उसी आंगन को संवारती, गोबर से लिपती, तुलसी में जल चढ़ाती। रामनाथ कई बार सोचते, एक ही छत के नीचे दो आंगन क्यों बन गए। ये दीवारें हमने तो नहीं खड़ी की, मगर दिलों में खिंच गई। साल दर साल बीतते गए। रामनाथ और सावित्री की उम्र बढ़ने लगी, बीमारियां दस्तक देने लगी। एक रात रामनाथ को तेज बुखार चढ़ गया। सुरेश ने गांव के वैद्य को बुलाया। गायत्री ने रात भर ठंडी पट्टियां रखी। सुबह जब राकेश को फोन लगाया गया तो उसने कहा, पापा ऑफिस से छुट्टी लेना मुश्किल है, देखो दवा वाद दे दो, मैं अगले महीने आने की कोशिश करता हूँ। सावित्री देवी ने आह भरी, बेटा दूर है तो मन भी दूर हो जाता है। गायत्री चुप रही, उसकी सेवा में ही उसका प्यार छिपा था। कुछ महीने बाद राकेश माँ पिता को शहर बुलाकर ले गया। बड़ी सोसाइटी में उसका फ्लैट था, एसी, टीवी, फ्रिज, सब सुविधाएं मौजूद। पर उस घर में बुजुर्गों को सुकून नहीं मिला। रीना बार बार ताने देती, माँ जी रसोई में पुराने तरीके मत अपनाइए, यहाँ गैस है, मिक्सी है, गांव जैसे काम नहीं होंगे। रामनाथ को छत पर खुले आसमान की याद सताने लगी। सावित्री को तुलसी चौरे की याद आने लगी। एक दिन उन्होंने धीरे से कहा, बेटा शहर में सब कुछ है पर अपनापन कहाँ है। यहाँ लोग दरवाज़ा भी खोलने से पहले देख लेते हैं कि कौन आया है। गांव में तो बिना दस्तक सब आ जाते थे। राकेश ने हंसकर टाल दिया, लेकिन दिल में चुभन रह गई। समय बीता, अब सवाल उठा, घर और ज़मीन किसको मिलेगी। राकेश का कहना था, पापा इस गांव में कौन रहेगा, ज़मीन बेच देते हैं, पैसे बांट लेंगे। सुरेश बोला, भैया ये ज़मीन हमारी जड़ है, इसे बेचना माता पिता के नाम का अपमान होगा। रीना ने राकेश को भड़काया, देखो तुम्हारा हिस्सा साफ होना चाहिए, गांव की ज़मीन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो पैसों की ज़रूरत है। सावित्री चुपचाप सब सुनती रही। वह जानती थी कि सास ससुर का दिल इस मिट्टी से जुड़ा है। रामनाथ ने कांपती आवाज़ में कहा, ये घर और खेत हमारे लिए सिर्फ ज़मीन नहीं, हमारी आत्मा है, इसे हम बांटेंगे नहीं। जिस बेटे को हमारी सेवा करनी होगी वही इसका मालिक कहलाएगा। ये सुनकर रीना तिलमिला उठी। राकेश खामोश हो गया। एक दिन सावित्री देवी अचानक गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, दिल कमज़ोर है, इनका विशेष ध्यान रखना होगा। राकेश को फ़ोन किया गया। उसने जवाब दिया, माँ को अस्पताल ले जाओ, पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना। सुरेश और गायत्री ने माँ की दिन रात सेवा की। चूल्हे की आंच ठंडी रही, खेतों का काम रुका, लेकिन दोनों ने माँ पिता को संभालने में कोई कसर न छोड़ी। गांव के लोग कहते,
बुजुर्गों के असली सहारे यही छोटे बेटे और बहू हैं। बड़े वाले तो बस पैसे भेजने तक सीमित हैं। रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद रामनाथ ने परिवार को बुलाकर कहा, आज मैं साफ कहता हूँ, ये घर, ये ज़मीन सुरेश और गायत्री को मिलेगी। राकेश बेटा, तू शहर में बस गया है, तेरा घर वही है, लेकिन मेरी आत्मा चाहती है कि हमारी सेवा करने वाले को ही हमारी विरासत मिले। रीना चीख उठी, तो क्या इतने साल की कमाई में हमारे लिए कुछ नहीं? रामनाथ ने शांत स्वर में कहा, कमाई बांटी जाती है, सेवा नहीं, और हमारी नज़र में सेवा ही सबसे बड़ी दौलत है। राकेश की आंखें भर आई। उससे पहली बार एहसास हुआ कि शहर की चकाचौंध ने उसे माता पिता से दूर कर दिया है। कुछ समय बाद सावित्री देवी ने अंतिम सांस ली। उनके सिरहाने गायत्री बैठी थी, हाथ पंखा झलते हुए। जाते जाते सावित्री ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तूने बहू नहीं बेटी बनकर सेवा की है, भगवान तेरा घर खुशियों से भर दे। रामनाथ भी कुछ महीनों बाद चल बसे। उनकी चिता की आग में सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि वो कसक भी जल रही थी जो शहर और गांव की दूरी ने पैदा कर दी थी। परंतु पीछे बच गई एक सीख, घर जमीन से नहीं सेवा और अपनापन से चलता है। दो आंगन हो या एक, अगर दिल जुड़ जाए तो छत कभी नहीं टूटती। समापन संदेश। कहानी खत्म होती है पर सुनने वाले के मन में एक गहरी सोच छोड़ जाती है। माता पिता की सेवा केवल पैसों से नहीं बल्कि समय और अपनापन से होती है। गांव की सादगी और रिश्तों की मिठास शहर की चकाचौंध से कहीं बड़ी पूंजी है। और सबसे महत्वपूर्ण, बुजुर्गों की असली विरासत जमीन या मकान नहीं बल्कि उनके लिए की गई सच्ची सेवा है। राजस्थान की धूप में तपती दोपहर थी। पीपल के पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे रामस्वरूप अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे। उम्र ढल चुकी थी। 70 पार की झुर्रियों में छुपी अनगिनत कहानियां। पास ही चौके में बैठी कमला उनकी जीवन संगिनी दोनों का आंगन छोटा था लेकिन उसमें तुलसी का चौरा, 2 गायें और मिट्टी की महक भरी थी। यही उनका संसार था। बड़े बेटे सुरेश ने शहर जाकर नौकरी कर ली और छोटा बेटा महेश खेती किसानी में हाथ बटाता रहा। कमला अक्सर कहती, देखो जी, दोनों बेटों की अपनी अपनी दुनिया है लेकिन हमारे लिए तो यही आंगन ही सब कुछ है। रामस्वरूप मुस्कुराते, हाँ, ये आंगन ही तो हमारी सांसों की छाँव है। सालों पहले सुरेश गांव छोड़कर जयपुर चला गया था। नौकरी, फ्लैट, कार और आधुनिक जीवन सब कुछ था उसके पास। पत्नी नीरा पढ़ी लिखी थी और शहर के तौर तरीकों में ढली हुई। जब कभी रामस्वरूप और कमला शहर जाते तो नीरा उन्हें कोने वाले कमरे में रख देती। एसी वाला कमरा उसके बच्चों के लिए आरक्षित था। कमला मन ही मन दुखी होती पर कुछ नहीं कहती। बस सिर झुकाकर कहते, बेटा, हमें तो ज़मीन पर बिस्तर भी मिल जाए वही बहुत है। महेश की पत्नी गीता गांव की सादी सहज स्त्री थी। खेतों में गांव महेश के साथ काम करती, बुजुर्ग सास ससुर की सेवा करती और बच्चों को भी संभालती। पड़ोस की औरतें अक्सर कहती, अरे गीता, तूने तो सास ससुर को भगवान मान रखा है, आजकल कहाँ मिलती है ऐसी बहुएं। गीता बस मुस्कुरा देती। उसे लगता घर के बुजुर्ग ही तो घर का आशीर्वाद है। समय ने करवट बदली। एक दिन रामस्वरूप अचानक खेत से लौटते समय गिर पड़े। गांव का डॉक्टर बोला, दिल कमजोर है, इलाज शहर में ही होगा। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों बेटे बुलाए गए। सुरेश कार लेकर आया और बोला, पिताजी को जयपुर ले चलते हैं, वहाँ अच्छे अस्पताल है। महेश ने हामी भरी। कमला ने भगवान से प्रार्थना की, है ठाकुर जी, हमारे सहारे को बचा लेना। जयपुर के बड़े अस्पताल में रामस्वरूप भर्ती हुए। सुरेश बिल चुकाने में आगे आया लेकिन उसकी पत्नी नीना ने ताने मारना शुरू कर दिया। इतना खर्चा, अगर गांव में ही रहते तो पैसे कम लगते, हर चीज़ के लिए हमें ही बुलाना पड़ता है। कमला चुप रही। उसकी आंखें सिर्फ अपने पति के चेहरे पर टिकी थी। महेश और गीता अस्पताल में दिन रात बैठे रहते। गीता घर का खाना बनाकर लाती ताकि रामस्वरूप को मशीनों का खाना न खाना पड़े। इसी बीच सुरेश ने एक दिन पिता से कहा, पिताजी, गांव की ज़मीन बेच देते हैं ना, हमें खेती करनी है ना वहाँ पर कोई सुविधा है। पैसे से हम यहाँ शहर में बड़ा मकान ले लेंगे। कमला का दिल कांप उठा। महेश ने विरोध किया, भैया, वह ज़मीन हमारी माँ बाबूजी की आत्मा है, उसे मत बेचो। घर का माहौल भारी हो गया। रामस्वरूप ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ उस मिट्टी पर कोई सौदा नहीं होगा। इलाज के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें साफ हवा और सुकून चाहिए। कमला बोली, चलो जी, अपने गांव चलते हैं, वहीं आपकी सांसें ठीक होंगी। सुरेश को यह अच्छा न लगा लेकिन महेश ने खुशी खुशी गाड़ी तैयार की। गांव पहुंचते ही रामस्वरूप का चेहरा खिल गया। पीपल के नीचे बैठकर उन्होंने गहरी सांस ली। ये मिट्टी ही मेरी दवा है। कुछ महीनों बाद हालत फिर बिगड़ी। इस बार डॉक्टर ने कहा, बहुत वक्त नहीं है। कमला टूट गई। रामस्वरूप ने उसके हाथ थामे और कहा, रो मत कमला, हमारी जिंदगी भर की पूंजी यही बच्चे हैं। बेटे को बुलाया। सुरेश और महेश उनके सामने बैठे। रामस्वरूप ने कहा, दोनों आंगन अलग से हो सकते हैं
लेकिन छत एक ही रहनी चाहिए, एक दूसरे से मुंह मत मोड़ना। इतना कहकर उनकी सांसें थम गई। चिता की अग्नि में गांव का आसमान गूंज उठा। कमला ने अपने आंचल से आंसू पोंछे। महेश और गीता ने उनकी गोदी थाम ली। सुरेश भी रो पड़ा। उसने माँ से कहा, माँ मुझसे गलती हुई, मैं शहर की चकाचौंध में फंस गया था। असली सुख तो इस मिट्टी और परिवार में है। कमला ने बेटे का सिर सहलाया। बेटा देर आए दुरुस्त आए। दिन बीत गए। अब सुरेश हर सप्ताह गांव आता। नीरा भी धीरे धीरे गीता से जुड़ने लगी। दोनों बहुएं तुलसी चौरे पर दीप जलाती और राम स्वरूप की याद में आंसू बहाती। कमला के चेहरे पर अब संतोष था। उसने सोचा, राम स्वरूप जी आपने सही कहा था, दो आंगन भले अलग हो लेकिन एक छत सबको बांध लेती है। सीख कहानी हमें यही सिखाती है कि शहर की चमक धमक और गांव की मिट्टी दोनों ही अपनी अहमियत है, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका साथ सबसे बड़ी दौलत है। परिवार तभी परिवार कहलाता है जब आंगन चाहे दो हो पर छत